हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम रिफ्रैक्शन पर पढ़ाने जा रहे हैं, रिफ्रैक्शन पढ़ाने जा रहा हूँ। अभी तक जितना भी था अपवर्तन परावर्तन का सारा पढ़ा दिया, रिफ्लेक्शन का। अब है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन एक अलग फिनोमेना है। अभी तक आपने पढ़ा कि जैसे अपवर्तन, रिफ्रैक्शन का नाम है अपवर्तन। अभी तक आपने परावर्तन में पढ़ा कि आपकी किरण आती है और लौट जाती है, ये परावर्तन है। परावर्तन, ये परावर्तन है। जिस माध्यम से किरण आती है उसी में लौट जाती है, इसे हम बोलते हैं परावर्तन। जिस माध्यम से किरण आई उसी में लौट गई, यानी एयर है, अगर ये एयर है तो एयर से आई और एयर में चली गई, ये हो गया परावर्तन। अपवर्तन में है कि आपतित किरण एक माध्यम से आती है और दूसरे माध्यम में चली जाती है। एक माध्यम से आती है तो दूसरे माध्यम में जाने पर उसके मार्ग में विचलन हो जाता है, यानी कि अपने सीधे मार्ग को वो कायम नहीं रख पाती। जैसे जिसमें दो फिनोमेना फिर आते हैं, जैसे दो माध्यम है, एक हवा है, हवा, और दूसरा है पानी मान लिया जाए, इसे हम बोलेंगे विरल माध्यम। इसको विरल, अंग्रेजी में रेयरर मीडियम, रेयरर मीडियम। और ये हो गया डेंसर, यानी सघन, डेंसर मीडियम। डेंसर मीडियम, हवा और पानी दो अलग अलग माध्यम हैं। मान लिया जाए कि इस पानी में, ये पानी है, इसमें कोई सिक्का कहीं गिर गया, ये सिक्का है, कॉइन है। इस सिक्का में को आप ऊपर से देख रहे हैं, आप ऊपर से सिक्का को देख रहे हैं। तो सिक्का जब कोई वस्तु से लाइट निकल करके, लाइट इस वस्तु से टकरा के जब आंखों तक आएगी तभी आप देख पाएंगे। तो ये जाएगी इस तरह से, यहाँ मैंने बना दिया। लाइट निकल के, देखिए लाइट अपने सीधे, अगर ये सीधा रास्ता अपनाती तो ऐसे निकल जाती है, लेकिन सीधा न जा करके कुछ बेंट हो गई। लाइट अपने मार्ग पर अगर सीधा जाती तो सीधा ही निकल जाती, लेकिन ये बेंट हो गई। तो यहाँ पर प्रकाश कैसे जा रही है, प्रकाश कैसे जा रही है, प्रकाश सघन से विरल में जा रही है, सघन से विरल में जा रही है, में जा रही है, सघन से विरल में जा रही है। तो क्या हुआ, एक मैंने यहाँ पर एक अभिलंब बनाया, ये 90 डिग्री है, ये अभिलंब है, ये अभिलंब। तो अभिलंब से दूर की ओर चली गई। अगर ये डिफ्लेक्ट नहीं होती, यानी अपने मार्ग से विचलित नहीं होती, तो इस मार्ग पर जाती, और मार्ग से विचलित हो गई। देखिए ये अभिलंब है, ये इससे दूर भाग गई, अभिलंब से दूर भाग गई। अगर अपने मार्ग से विचलित नहीं होती तो सीधा निकल जाती, दूर भाग गई। तो प्रकाश सघन से विरल माध्यम में जा रही है। माध्यम परिवर्तन पर, माध्यम परिवर्तन पर यह अभिलंब की से दूर मुड़ जाती है, अभिलंब से दूर मुड़ जाती है, अभिलंब से दूर मुड़ जाती है। प्रकाश सघन से विरल में जा रही है, सघन से विरल माध्यम परिवर्तन पर यह अभिलंब से दूर मुड़ जाती है। जब भी मीडियम चेंज करता है, यानी कि अभी पानी से प्रकाश चला और पानी से अभिलंब, पानी से जैसे ही बाहर निकला, जैसे ही बाहर निकला ये दूर भागा, अभिलंब से दूर भाग गया। पानी से जैसे ही बाहर निकला ये अभिलंब से दूर भागा। ये पहला कंडीशन है, जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रकाश जा रहा है। जब प्रकाश मेरा सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा है तो ये कंडीशन मिलता है। दूसरा कंडीशन है जब विरल से सघन में जाता है, जब प्रकाश विरल से सघन में जाएगा, बिता रखे लिख लें,
ये है पानी है, यहाँ एक मछली है, ये मछली मैंने बना दिया, ये मछली मुझे देख रही है, मैं यहाँ खड़ा हूँ, मुझे देख रही है, तो मुझे देखने की ये मुझसे लाइट टकरा कर मछली तक जा रही है, ये अभिलंब है। अगर ये लाइट नहीं मीडियम चेंज करती तो ऐसे निकल जाती, सीधा सीधा जा रही है, लेकिन परावर्तन के बाद यह मुड़ गई अभिलंब की ओर मुड़ गई। जब विरल माध्यम, ये विरल है और ये सघन है, जब विरल से सघन में प्रकाश गई तो माध्यम से अपने होने वाले पाथ से अभिलंब की ओर मुड़ गई, अभिलंब से दूर, पिछले वाले में अभिलंब से दूर जा रही थी, इस बार अभिलंब से पास आ गई, अभिलंब के पास आ गई। तो जब प्रकाश विरल माध्यम से नहीं, हाँ विरल माध्यम से विरल मतलब रेयरर मीडियम बोलेंगे, रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम यानी कि सघन माध्यम में, ये डेंसर है, सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। मुड़ जाती है, समझ में आया होगा। पहला बात है कि जब सघन से विरल में गया था, पिछली बार में सघन से विरल में गया तो अभिलंब से दूर हो गया, और विरल से सघन में आया तो अभिलंब के पास आ गया। विरल से सघन में आया यानी सीधा समझे ना कि सघन में आएगा तो पास हो जाएगा और विरल में रहेगा तो दूर भागेगा। ये सघन में लाइट है तो पास हो गया, अगर विरल में होता तो दूर भागता, सघन में हो गया तो पास आ गया और विरल में होता तो दूर भाग जाता। तो इस तरह से हम समझते हैं इस चीज को। तो ये अगर मान लीजिए कोई माध्यम, जैसे एक मीडियम में ये हवा है, हवा और नीचे भी हवा ही होता है, यानी माध्यम में कोई परिवर्तन नहीं है, तो ये लाइट सीधा ऐसे निकल जाएगी, लाइट के रास्ते पर कोई परिवर्तन नहीं होगा, लाइट के रास्ते पर कोई परिवर्तन नहीं होगा, लाइट सीधा निकल जाएगी बिना कोई डिफ्लेक्शन के, बिना कोई विचलन के, ये सीधी चली जाएगी। दोनों साइड हवा ही है, सेम मीडियम है तो निकल गई। तो अगर मीडियम बदलता है, जब प्रकाश दूसरे माध्यम से, दूसरे प्रकार के माध्यम से, प्रकार के माध्यम में जाता है तो अपने पथ से विचलित हो जाता है, अपने पथ से विचलित हो जाता है, होता है, इसे हम अपवर्तन कहते हैं। इसी ये दोनों फेनोमेना जो पहला मैंने बताया था, ये भी, और ये दोनों ही अपवर्तन के ही प्रकार हैं। अपवर्तन के एक बार में प्रकाश विरल से सघन में गया, एक बार सघन से विरल में गया, यानी दोनों ही कंडीशन में माध्यम चेंज किया। तो वही लिखा हूँ, जब प्रकाश दूसरे प्रकार के माध्यम में जाता है तो पथ से विचलित होता है, इसे अपवर्तन कहते हैं। इसे ही अपवर्तन कहते हैं। तो दो तरह से समझे इसको। जब अपवर्तन विचलन हो गया यानी कि वो या तो अभिलंब की ओर मुड़ गया या अभिलंब से दूर चला गया, दोनों ही कंडीशन अपवर्तन कहलाएगा। एक हो गया सघन से और एक हो गया विरल से। सघन वाले में जब सघन में जा रहा प्रकाश यानी मछली देख रहा है, जो देखेगा उसके पास प्रकाश जाएगा, जो देखेगा उसके पास प्रकाश जाएगा। यहाँ मछली देख रहा है, पिछली बार हम देख रहे थे, जो देखेगा उसके पास प्रकाश जाएगा, ये सिर्फ ध्यान में रखना है। तो इस तरह से रिफ्रैक्शन आगे बढ़ाते हैं इसको। विरल माध्यम यानी हवा,
विरल माध्यम, सबसे विरल माध्यम यानी हवा या निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। किसी सबसे ज्यादा विरल माध्यम में प्रकाश की चाल कितनी होती है जो अधिकतम है, इससे ज्यादा प्रकाश की चाल नहीं हो सकती है। यानी कि अगर किसी दूसरे माध्यम में प्रकाश जाएगा सघन में, तो निश्चित रूप से हवा के मुकाबले उसका चाल कुछ कम जाएगा। कितना कम जाएगा इसका हम लोग गणना करेंगे। तो ये प्रकाश अगर मान लीजिए पानी में प्रकाश जा रहा है तो निश्चित रूप से 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से उसकी चाल कम हो जाएगी, यानी उसकी वेलोसिटी घट जाएगी, स्पीड घट जाएगी। प्रकाश की स्पीड घट जाएगी पानी में, प्रकाश की स्पीड कांच में घट जाएगी। तो कितनी घटेगी? तो इसको हम लोग समझते हैं कैसे? अपवर्तनांक के थ्रू। आप पूछिएगा अपवर्तनांक क्या है, पहले देखते हैं अपवर्तनांक, पहले समझ लेते हैं। अपवर्तनांक वो चीज है जैसे कि हवा में प्रकाश की चाल और किसी मीडियम में प्रकाश की चाल का अनुपात ही उस मीडियम का अपवर्तनांक कहलाता है। फिर से, हवा में प्रकाश की चाल और बटा मीडियम में प्रकाश की चाल को ही हम अपवर्तनांक कहते हैं। यानी अपवर्तनांक हो गया हवा में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल, का अनुपात ही अपवर्तनांक कहलाता है। इसे म्यू से सूचित करते हैं। ऐसा यू लिख के पीछे में यू लिखेंगे, ऐसा यू लिखा ये, इसे म्यू बोलते हैं, से सूचित करते हैं। यानी म्यू बराबर हवा में प्रकाश की चाल बटा माध्यम में प्रकाश की चाल। हवा में प्रकाश की चाल को हम बोलेंगे VA एयर, वेलोसिटी ऑफ एयर, और VM मीडियम में प्रकाश की चाल। इस तरह से एक फार्मूला निकल के सामने में आया, म्यू = VA/VM। जब एयर से कहाँ जा रही है प्रकाश? मीडियम में। जब एयर से मीडियम में VA/VM। ये हमारा हो गया अपवर्तनांक। इसका अपवर्तनांक, माध्यम का अपवर्तनांक। यहाँ पर म्यू को क्या बोलेंगे? माध्यम का अपवर्तनांक। हवा के सापेक्ष, क्योंकि हवा के रेशियो से निकाल रहे हैं तो ये हवा के सापेक्ष कहलाता है। ऑटोमेटिक ये समझा जाएगा कि हवा के सापेक्ष ही ये अपवर्तनांक म्यू दिया हुआ है। म्यू एक हवा के सापेक्ष अपवर्तनांक है जिसको हम म्यू बोलते हैं। हवा में प्रकाश की चाल डिवाइड बाय माध्यम में प्रकाश की चाल। चलिए लिख लें इसको लिख लें, फिर आगे बढ़ते हैं। अब आइए एक छोटा सा न्यूमेरिकल कोई कर लेते हैं। माना कि किसी माध्यम का अपवर्तनांक
का अपवर्तनांक 2 है, 2.00 है, अपवर्तनांक 2.00 है। उस माध्यम में प्रकाश की चाल ऑप्शन ए 1 मीटर पर 1 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, बी 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, सी 1.5 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, या डी 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। चलिए ऑप्शन चूज कीजिए। चलिए इसको हम बना के देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन जिनका ऑप्शन सी आया, इसको पॉज करके ट्राई जरूर करें, पॉज करके ट्राई करें। ऑप्शन सी जिनका आया पॉज करके ट्राई कर लें। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। देखिए बनाते कैसे हैं। दिया हुआ क्या है, म्यू दिया हुआ है 2। आपको मालूम है पहले से वेलोसिटी मैंने हवा में प्रकाश की चाल 3 इंटू 10⁸ है। म्यू बराबर होता है VA डिवाइड बाई VM। तो यहाँ से म्यू का वैल्यू है 2 बराबर VA 3 इंटू 10⁸ डिवाइड बाई VM। तो VM बराबर हो जाएगा 3 इंटू 10⁸ डिवाइड बाई 2 बराबर 1.5 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। चलिए इसको नोट कर लें। समझ में आ रहा होगा। ये फार्मूला भी आपने सिद्ध किया है। म्यू का वैल्यू दिया हुआ है, अपवर्तनांक 2 है, म्यू दिया हुआ है। हवा में प्रकाश की चाल VA, माध्यम में प्रकाश की चाल VM। VA मालूम है, VA की जगह रख दिया, VM को रहने दिया। आ गया हमारा VM। चलिए अब आगे अब समझते हैं कि अगर कोई ऐसे आ रहा है आपतित किरण, तो ये घना एरर है विरल और ये सघन। तो क्या होगा, ये अपने अभिलंब से नजदीक मुड़ जाएगा, अभिलंब के नजदीक मुड़ जाएगा। यानी आपतित किरण ये हो गया I और रिफ्रैक्शन का R हो गया। I हो गया इंसिडेंट एंगल, आपतन कोण, और R हो गया अपवर्तन कोण। उसमें परावर्तन कोण होता था, इसमें अपवर्तन कोण। आपतन कोण, अपवर्तन कोण। तो जैसे जैसे आपतन, यहाँ आपतन I नॉट इक्वल टू R, वहां परावर्तन में वो दोनों बराबर होते थे, यहाँ पर बराबर नहीं है। वो पिक्चर देखने से भी लग रहा है। तो हम जैसे जैसे देखते हैं कि इसमें बढ़ाते जाएंगे एंगल। अगर आपतन कोण मैंने बढ़ा दिया तो अपवर्तन कोण भी बढ़ गया। आपतन कोण बढ़ाया तो अपवर्तन कोण I भी, आपतन कोण बढ़ाया I तो ये R भी बढ़ गया। तो इसको I1 लिखे, R1 लिखे, इसको I2 लिखिए, इसको R2 लिखिए। जैसे ही आपने वही माध्यम है, वही विरल माध्यम है, वही सघन माध्यम है, वही विरल माध्यम है, वही सघन माध्यम है जो पहले वाले का था। तो माध्यम अगर चेंज ना हो तो आपतन कोण बढ़ाने से अपवर्तन कोण बढ़ जाता है, जी आपतन कोण कम करने से अपवर्तन कोण कम हो जाता है। यानी अपवर्तन कोण और परावर्तन कोण में, अपवर्तन कोण और आपतन कोण में कुछ संबंध है जो सबसे पहले स्नेल ने दिया। वैज्ञानिक का नाम था स्नेल, 1626 में शायद 1626 में स्नेल ने एक लॉ दिया, स्नेल्स लॉ, स्नेल के नियम। उन्होंने कहा कि अगर इस एंगल का साइन लिया जाए, साइन मतलब SIN साइन, आपने साइन कॉस टैन पढ़ा होगा, साइन कॉस टैन पढ़ा होगा। यानी आपतन कोण का साइन और अपवर्तन कोण का साइन का अनुपात बराबर होता है। यानी इस तरह से उन्होंने कहा
कि आपतन कोण अगर इसका विरल माध्यम का, इस पिक्चर में विरल माध्यम का μ1 है इसमें, और सघन का μ2 है, इसमें भी μ1 है और इसमें भी μ2 है, दोनों ही का μ1 और μ2 है, तो स्नेल के नियम से आपतन कोण का साइन, आपतन कोण का साइन, आपतन कोण का साइन, आपतन कोण का साइन इंटू उसी मीडियम का अपवर्तनांक, उसी मीडियम का अपवर्तनांक, उसी माध्यम का अपवर्तनांक बराबर होगा अपवर्तन कोण का साइन गुना उसी माध्यम का अपवर्तनांक, उसी माध्यम का, इसको समझा रहा हूं, का अपवर्तनांक। उसी माध्यम का आपतन कोण का साइन यानी साइन I1, आपतन कोण का साइन यानी साइन I1 गुना उसी माध्यम का यानी μ1 बराबर है अपवर्तन कोण R1 का साइन R1 इंटू उसी माध्यम का μ2। तो यहाँ से हम आगे ऊपर में लिख सकते हैं, इसको मैं लिख लिया होगा, ऊपर का ये हिस्सा मिटा के लिख रहा हूँ, ये वाला यहाँ से पहले नीचे लिखना है, फिर आना है यहाँ से ऊपर, तब यहाँ लिखना है, यहाँ से स्टार्ट होगा, तब यहाँ आना है। उसके बाद लिखना क्या है, साइन I1 μ1 साइन I1 इज इक्वल टू μ2 साइन R1, μ1 तो μ1 डिवाइड बाई μ2 बराबर साइन μ1 डिवाइड बाई μ2, μ1 ऐसे लिखिए इसको, साइन I1 डिवाइड बाई साइन R1 इज इक्वल टू μ2 डिवाइड बाई μ1। क्या μ2 विरल माध्यम हवा है? ये हवा है। जब भी विरल माध्यम हमारा होगा हवा, तो μ का हवा के लिए μ का वैल्यू होता 1। याद करें, हवा के लिए μ का वैल्यू होता 1, यानी μ1 की जगह 1 रख देंगे, यानी सीधा μ2 आ गया। तो साइन I बाई साइन R1 इज इक्वल टू μ2। एक्चुअल फार्मूला ये वाला है, लेकिन हवा होने के कंडीशन में ये साइन I1 डिवाइड बाई साइन R1 बराबर μ आ जाता है। साइन I1 डिवाइड बाई साइन R1 इज इक्वल टू μ2, यानी ये μ2 हमारा सघन माध्यम का अपवर्तनांक है, सघन माध्यम का अपवर्तनांक है। इसमें भी अगर निकालेंगे इस पिक्चर में तो यही आएगा, इस पिक्चर में भी निकालेंगे सिर्फ I1 की जगह I2, यानी I2 डिवाइड बाई R1 इज इक्वल टू μ2, यानी कि हर स्थिति में एक कांस्टेंट आ जाता है। यानी हम लिख सकते हैं इसको, साइन I1 डिवाइड बाई साइन R1 इज इक्वल टू साइन I2 डिवाइड बाई साइन R2 इज इक्वल टू μ2। ये हमारा आ गया स्नेल्स नियम। फिर से समझेंगे इस चीज को, फिर से समझते हैं एक बार। स्नेल ने कहा कि जब हवा एक माध्यम, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा, प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तो अपने पथ से विचलित होगा, और उसने जो आपतन कोण अपवर्तन कोण बनाया, आपतन कोण अपवर्तन कोण बनाया, उसका कुछ रिलेशन होगा। वो रिलेशन ये होगा, आपतन कोण का साइन, फिर से इसका आपतन कोण का साइन गुना उसी माध्यम का अपवर्तनांक, आपतन कोण का साइन यानी μ1 साइन I1 आपतन कोण का साइन इंटू उसी माध्यम का अपवर्तनांक यानी μ1 गुना साइन I1। पहले ये साइन I1 ये वाला हो गया, अब μ1 ये वाला, साइन I1 ये वाला, μ1 ये वाला, हमने उल्टा लिख दिया थोड़ा। वो μ1 साइन I1 बराबर μ2 साइन R1। ये हमारा प्रूफ कर रहा है। स्नेल्स लॉ ने यही बताया कि साइन के आपतन कोण
आपतन कोण अपवर्तन कोण के साइन का अनुपात एक नियतांक होता है। देखिए साइन का अनुपात, आपतन कोण अपवर्तन कोण के साइन का अनुपात एक नियतांक यानी कि अपवर्तनांक कहलाता है। इसको फिर से कुछ शब्दों में लिख लेंगे। स्नेल के नियम को शब्दों में लिखते हैं थोड़ा सा। ये लिखने के भी अगर आएंगे 100% मार्क्स मिलेगा। आपतन कोण का साइन गुना उसी माध्यम का अपवर्तनांक। देखिए यहाँ अपवर्तनांक μ1 का वैल्यू हो गया है 1, μ1 का वैल्यू 1 हो गया, इसीलिए यहाँ μ2 है। क्यों μ1 का वैल्यू 1 है? क्योंकि हवा का अपवर्तनांक हमारा 1 होता है, हवा का अपवर्तनांक हमारा 1 होता है, इसीलिए इसका वैल्यू हो गया 1। μ1 का वैल्यू हो गया 1, तो μ1 का वैल्यू 1 हो गया, μ2 बच गया जो सघन माध्यम का अपवर्तनांक है। तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर आपतन कोण का साइन गुना उसी माध्यम का अपवर्तनांक, अपवर्तन कोण का साइन गुना उसी माध्यम का अपवर्तनांक। ठीक है, इसका अपवर्तनांक μ1, इसका अपवर्तनांक μ2, उसी माध्यम का अपवर्तनांक। अब यहाँ आपतन कोण का साइन है, यहाँ अपवर्तन कोण का साइन है। इस यहाँ लिया ये वाला लिया, यहाँ लिया फिर बगल वाला ले लिया। इससे आपको याद रखने में भी बहुत सुविधा होती है। चलिए ऐसे साइन आई बाई साइन आर बराबर म्यू, साइन आई बाई साइन आर बराबर म्यू। स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से आपतन कोण और अपवर्तन कोण के साइन का अनुपात आपतन कोण और अपवर्तन कोण के साइन का, स्नेल के नियम से आपतन कोण अपवर्तन कोण के साइन का अनुपात, आपतन कोण और अपवर्तन कोण के साइन का अनुपात एक नियतांक होता है। जो अपवर्तनांक है, जो कि अपवर्तनांक है। यानी साइन आई डिवाइड बाई साइन आर बराबर म्यू। यहाँ एक माध्यम हवा है, इसमें एक माध्यम निश्चित रूप से, यहाँ एक माध्यम हवा है, जो पिछले बार में, पिछले इससे जस्ट पहले आपने बताया था μ2 बाई μ1, यहाँ पर μ1 1 हो जाता है, अपवर्तनांक हवा का 1 है। यहाँ एक माध्यम हवा है और दूसरा मीडियम, कोई मीडियम जिसका अपवर्तनांक μm लिख सकते हैं इसको, मीडियम का अपवर्तनांक है। ठीक है, अब इस पर आगे बढ़ते हैं। अगर यदि पानी का अपवर्तनांक फोर बटा 3 है, 4/3 है, पानी का अपवर्तनांक 4/3 है। ठीक है, आपतन कोण 30 डिग्री है, आपतन कोण 30 डिग्री है। अपवर्तनांक आपतन कोण 30 डिग्री है, तो अपवर्तन कोण क्या होगा? यहाँ देखिए बड़ा आसान है, म्यू बराबर साइन आई बाई साइन आर। म्यू का वैल्यू हो गया
4/3 बराबर साइन आई का हो गया साइन 30 डिग्री डिवाइड बाई साइन आर। यहाँ से साइन आर का साइन आई 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, पता होगा आपको। नहीं होगा तो अपने गणित के टीचर से आप समझेंगे थोड़ा सा। साइन आर, तो साइन आर बराबर हो गया 1/2 इंटू 3 डिवाइड बाई 4 यानी 3/8, यानी आर का वैल्यू आ गया साइन इनवर्स बोलते हैं इसको 3/8 आंसर। साइन जब जैसे साइन थीटा बराबर 4 है तो थीटा बराबर साइन इनवर्स 4 लिख सकते हैं इस तरह से। ये सीख लें आप, गणित का एक रूल है कि साइन थीटा बराबर 4 है तो थीटा बराबर साइन इनवर्स 4 लिखा जाएगा। समझ आ रहा होगा, मिटा दूं? अब आइए स्लैब में अपवर्तन। स्लैब के द्वारा अपवर्तन, कांच के स्लैब से अपवर्तन। देखिए ये हमारा हो गया कांच का एक स्लैब बनाया मैंने, ये आपतित किरण है, ये कांच है, तो निश्चित रूप से ये विरल माध्यम है, विरल है, ये सघन हो गया और ये फिर विरल हो गया। यहाँ भी हवा है, यहाँ भी हवा, ये बीच में कांच है। आपतित किरण ऐसे आई, जैसे ही विरल से सघन में आई अपनी अभिलंब की ओर मुड़ गई। अभिलंब की ओर, ये सीधा अगर नहीं छोड़ते ये तो सीधा चला जाता, ऐसे निकल जाता है। तो अपने अभिलंब की ओर मुड़ गई और सघन से जब विरल में आएगा, तो अपने पास से दूर भागा, सघन से विरल में आया तो अभिलंब से दूर भागा और विरल से सघन में आया तो अभिलंब के नजदीक आया। तो ये आपतन कोण आई, ये परावर्तन कोण आर, और ये भी परावर्तन कोण। देखिए ये आर और ये आर बराबर होंगे, दो पैरेलल लाइंस हैं और ऐसे काट रही है। देखिए एक पैरेलल लाइन है, दूसरा बीच में लाइन काटती है, तो एकांतर कोण बराबर होते हैं। यानी ये एंगल अगर आर है तो ये भी आर होगा। मैं इस एंगल को ई मानता हूं, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंस, बाहर निकलने का कोण। एंगल ऑफ ऐसे अंग्रेजी में है बाहर, हिंदी में बाहर निकलने का कोण, दूसरा अंग्रेजी में हो गया एंगल ऑफ इमर्जेंस। तो एंगल ई से नाम दिया इसको, ये आर हो गया, ये आर हो गया, तो ये निश्चित रूप से आई के बराबर होता है। एंगल आई इज इक्वल टू एंगल ई। अब ध्यान देंगे, अगर ये स्लैब नहीं होता तो लाइट ऐसे जाती, और स्लैब रखने के कारण लाइट अब यहां से जा रही है, तो ये लाइट के अंतर आ गया, इसको बोलते हैं लैटरल डिस्प्लेसमेंट। ये डिस्टेंस को बोलते हैं लैटरल डिस्प्लेसमेंट, पार्श्वीय दूरी, लैटरल डिस्प्लेसमेंट। लैटरल डिस्प्लेसमेंट या पार्श्वीय पार्श्व दूरी। तो कांच में ये हो गया आपतित किरण, ये वाला आपतित किरण, ये हो गया अपवर्तित किरण, फाइनल अपवर्तित। अब देखिए मैं इस लाइन पर ये मीडियम स्नेल का नियम लगाता हूँ, साइन आई डिवाइड बाई साइन आर इज इक्वल टू म्यू। ये म्यू, बाहर में तो हवा है इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, म्यू लगा सकते हैं। दूसरा बार जब ये प्रकाश की किरण यहाँ से सघन से विरल में आ रही है तो क्या कैसे लिखते हैं, यानी कि म्यू इंटू साइन आर बराबर 1 इंटू साइन ई, यानी साइन आर बाई ई,
साइन आर बाई साइन ई इज इक्वल टू हो जाएगा 1 बाई म्यू। देखिएगा ये विरल माध्यम है। साइन आई पहला बार में साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू म्यू। दूसरा बार में मैं शुरू से स्नेल लॉ को लिया, म्यू इंटू साइन आर, इसका म्यू है, म्यू इंटू साइन, इसका साइन गुना म्यू, इसका साइन गुना म्यू। यहाँ म्यू हवा का 1 है, इसीलिए यहाँ 1 गुना हो गया, जो कि नहीं लिया हूँ। म्यू इंटू साइन आर बराबर 1 इंटू साइन ई। यहाँ इससे हमारा ये निकल के आ गया। ये दोनों को अगर गुना करेंगे, ये दोनों को गुना कीजिए, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को मैं गुना करता हूँ, 1 गुना 2, तो साइन आई बाई साइन आर गुना साइन आर बटा साइन ई बराबर म्यू गुना 1 बटा म्यू बराबर 1। यहाँ से साइन आर कट गया, यहाँ से आ गया साइन आई इज इक्वल टू साइन ई, यानी एंगुला इज इक्वल टू ई। यानी आपतन कोण बाहर निकलने वाले कोण के बराबर होगा, यानी कि इमर्जेंस इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू इमर्जेंट एंगल। बाहर निकला निर्गत कोण, ये बोलते हैं इसको निर्गत कोण। ये हो गया आपतन कोण। तो आपतन कोण निर्गत कोण बराबर होगा, यहाँ से प्रूफ हो गया आपतन कोण निर्गत कोण बराबर होगा। सबसे पहला इसमें साइन आई बराबर बाई साइन आई बराबर म्यू मैंने प्रूफ किया था पहले। उसके म्यू यहाँ म्यू गुने यहाँ इस लेवल पर हम चल रहे हैं, इस सतह पर। ये वाला हो गया इस सतह के लिए, और ये वाला हो गया इस सतह के लिए। ये इस सतह से जब आपतित किरण ये हो गई हमारी, आपतित किरण ये हो गई, तो सघन से विरल में जा रहा है, तो म्यू गुना साइन आर बराबर म्यू, ये म्यू हो गया हवा का, म्यू गुने साइन ई, दोनों बराबर होगा, म्यू गुने साइन आर बराबर म्यू। इस तरह से हम ये हो गया। और ये वाला जो दूरी है, इस दूरी को लैटरल डिस्प्लेसमेंट या पार्श्वीय दूरी बोलते हैं। लैटरल डिस्प्लेसमेंट ये पार्श्वीय दूरी कहलाता है, ठीक है ना। तो इस तरह से हमारा कांच का अपवर्तन दिख रहा है। इसको आप लोग अपने से भी प्रैक्टिस में जैसे जैसे मैंने बनाया वैसे वैसे वीडियो को रोक करके बनाएंगे, आपको और ज़्यादा समझ में आएगा ये डिस्प्लेसमेंट क्या है, लैटरल डिस्प्लेसमेंट। ये दोनों लाइंस पैरेलल होंगी। निर्गत रेखा, निर्गत प्रकाश, स्लैब से निकलने वाला निर्गत प्रकाश और शुरू वाला प्रकाश अगर नहीं होता स्लैब, तो ये दोनों आपस में समानांतर होंगी, और जितनी दूरी बीच की होंगी उसे हम लैटरल डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। तो थैंक यू। इसी के साथ अगले लेक्चर में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए क्वालिटी फिजिक्स को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू।